अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बेटा मेरी आवाज आ रही है तो डू लेट मी नो। अभी एक भी स्टूडेंट है। आज हमने कुछ जल्दी स्टार्ट कर दिया क्लास। इसमें तो 8:54 हो रहे हैं। इज दैट सो? मैंने अपनी घड़ी जरा आगे रखी हुई है, 5 7 10 मिनट अभी टाइम है। चलो इट्स ओके, आ जाएंगे बच्चे। अच्छा, ये PRCM के ऊपर आज हम काम करेंगे। आई होप कि विजिबल है, और मैं इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करती हूँ। पीछे बेटा नजर आ रहा है क्या? थोड़ा सा और इनलार्ज। विजिबल है? ओके। एनी बेटर? अब तो नजर आ जाना चाहिए पीछे। नहीं आ रहा? यस और नो? फीडबैक देते हैं ना, फीडबैक देते हैं जब कोई सवाल पूछे तो, चाहे नेगेटिव में क्यों ना हो। अच्छा जी, PRCM थोड़ी सी हमने वो रिसीवर रिसीवर के ऊपर तो बात की थी कि ऑडियंस को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये एक टर्म है PRCM आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, कि P से आपकी पर्पस बनता है, R से रिसिपिएंट हो सकता है या रिसीवर भी हो सकता है, C से आपका कंटेंट होता है जो कि जिसका मतलब है आपका मैसेज, एंड स्टैंड्स फॉर मीडियम यानी कि आपका चैनल, जरिया जिस जरिए से आप अपना मैसेज सामने वाले तक कन्वे करोगे। तो इनको माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हम अपना प्लानिंग कर रहे होते हैं, या अभी सोचा है कि किसी को हमने मैसेज लिखना है, या ओरली भी किसी को मैसेज कन्वे करना है, या साइन लैंग्वेज में भी किसी को मैसेज कन्वे करना है। टू बी वो टू शॉर्ट एंड आउट, किसी टाइप का मैसेज आपने सामने वाले को भेजना है, तो आपको ये PRCM को माइंड में रखना है कि रीजन क्या है। इधर हम बात करेंगे ज्यादा राइटिंग की। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था क्योंकि हमारा टॉपिक बिजनेस राइटिंग है, तो कम्युनिकेशन में हमारा फोकस पे होगा। और कहीं आपको ज्यादा वर्ड राइटिंग लिखे नजर आएंगे स्लाइड्स के अंदर, क्योंकि हम लोग राइटिंग का टॉपिक कर रहे हैं या हमारा सब्जेक्ट राइटिंग है। लेकिन ऊपर आप हेडिंग देख रहे हो, ये कम्युनिकेशन के लिए ओवरऑल, इसलिए मैंने बीच में आपसे साइन लैंग्वेज में मैसेज कन्वे कर रहे हो, ओरली कर रहे हो, चाहे रिटन फॉर्म में कर रहे हो, तो ये PRCM को हमने माइंड में रखना है। इट्स नॉट लिमिटेड ओनली फॉर राइटिंग, मगर हमारा फोकस ज्यादा थ्रू आउट द सब्जेक्ट राइटिंग पे ही रहना है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है 4 हिस्सों में से जो कल हमने किया था। एक जो हमारा सब्जेक्ट है, तो सारी बातें फोकस हमारा उसके ऊपर ज्यादा होगा, बाकी 3 की बातें हम बहुत कम कम करेंगे। तो एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, पर्पस क्या है मेरा लिखने का किसी को मैसेज? क्या रीजन है? ऐसी तो नहीं ना बस उठे और बिला वजह। इवन अगर किसी को हेलो हाय करना है, सलाम दुआ करना है, कैसे हो क्या, फिर भी कोई रीजन है ना। क्या रीजन है? कि उसकी खैरियत मालूम कर रहे हो, या ये पूछना चाह रहे हो कि वो फ्री हो तो चलो हम मिल लेते हैं उससे। तो कोई ना कोई रीजन हमारी जिंदगी में भी होता है, तो कोई ना कोई रीजन हमारा जो है वो राइटिंग का भी होगा कि हम क्यों अगले बंदे को लिख रहे हैं। ये जानना बड़ा जरूरी होता है, ताकि उसके हिसाब से हम फिर अपना मैसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं या मैसेज बनाते हैं, जब हमें पता हो कि हमारा पर्पस। उसके बाद आता है, क्योंकि पर्पस को जानना इस वजह से भी जरूरी है, जो ब्रैकेट में लिखा है व्हाट्स द नीड टू राइट, कि हम उस नौयत के ऊपर लिख पा रहे हैं जिस वजह से मैं लिखने बैठा हूं। अगर हम लिखने की बात करें, या मुझे रीजन तो पता है, पर्पस पता है, लेकिन मैं उस इंटेंसिटी के साथ उस चीज को नहीं लिख रहा। मजाया मैसेज कन्वे तो सीरियसली हो गया, कोई सैडनिंग न्यूज के ऊपर मैसेज कन्वे कर भेजना था, तो मैंने वर्ड चॉइस अजीब सी यूज की है। पर्पस मुझे पता था कि मैंने किसी को कंडोलेंस करना है, किसी की कोई फौतगी हो गई है या बुरा कोई चीज नेगेटिव हो गई है, तो मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा एक टोन अपनी सैडनिंग रखनी है, लेकिन नहीं रख पाए हो अपनी राइटिंग के अंदर टोन। तो इस वजह से आपको अपनी नीड पता होनी चाहिए, आपको अपना पर्पस, ताकि अगला अगेन मिसकम्युनिकेट ना करें आपका मैसेज को। सेकंड नंबर पे, और ये इसी सीक्वेंस में आता है, PRCM ही होता है, इसका सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते, कि रिसीवर कौन है आपका जिसको आप
हो, रिसीवर ऑफ द रिटन मैसेज, रिसीवर या रिसीवर्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप कितने हद तक उनको जानते हो? जैसे कल मैंने बात की थी कि मैं क्लास 2 को पढ़ाने लगी हूँ, कि मैं ए लेवल्स के बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ, तो मेरा रिसीवर कौन होगा जिसके लिए मैं मैसेज अपना क्रिएट कर रही हूँ? आप किस हद तक उनके बारे में जानते हो, उनके साइकोलॉजिकली उनको समझते हो, अगर कोई क्लोज है आपका, या आप उनको प्रोफेशनली समझते हो, उनके बैकग्राउंड को जानते हो कि अच्छा जी ये बड़े पंक्चुअल इंसान है, टू द पॉइंट बात करने वाला है, इसको ज्यादा जो है ना, वो अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन भी देनी है तो 5 मिनट देगा ये बंदा मुझे, उससे ज्यादा नहीं देगा। लेकिन दूसरी कंपनी में मैंने वही प्रोडक्ट लेके गया सेल करने के लिए, उन्होंने कहा आप आपके पास आधा पौना घंटा है, आप हमें कन्विंस कर ले, ये बंदा कहता है 5 में कर लो। तो रिसीवर हमारा पता होना चाहिए उनका कुछ कुछ। ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे बात करो तो हम उनको पर्सनल लेवल पे थोड़ी ना जानते हैं कि हमें बड़ा कुछ उसके बारे में पता होगा, लेकिन प्रोफेशनली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम उनके बारे में जान सकें। अब वो यही है कि आप अपना सोशल सर्कल बनाओगे, नेटवर्क, तो आपको पता चलेगा कि ओके, किसी के थ्रू आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, कुछ आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी, रिसर्च करोगे उनके बारे में, लिंक्डइन वगैरह ये वो, तो आपकी नेटवर्किंग या सोशल नेटवर्क होगा तो ये आप डिफरेंट लोगों को प्रोफेशनली जान सकोगे। तो आपको अपने रिसीवर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। अम्मी को कोई बात कहनी है कि, और कोई बात अब्बू को कहनी है, तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा? नॉर्मल घरों की मैं बात कर रही हूँ कि अम्मी से थोड़ा सा कम हेजिटेंट होकर आप बात कर सकते हो, एज कम्पेयर टू अब्बू के साथ थोड़ा सा जो है ना, ज्यादा प्लानिंग करके सोच समझ के बात करनी, कहीं नाराज ना हो जाए, इजाजत लेनी किसी चीज की, या एक्स्ट्रा पैसे चाहिए या कुछ है, तो यू नीड टू थिंक अ लॉट। जनरली मैं बात कर रही हूँ कि फादर्स फिगर्स के साथ आपको थोड़ा सा ज्यादा सोच कर बात करनी पड़ती है, अम्मी के साथ जरा कम सोच के बात करनी पड़ती होगी, अगेन जनरली स्पीकिंग। तो आपको रिसीवर, हमें पता भी होता है, हम सिर्फ उसको रियलाइज नहीं करते कि हम ये अभी कर भी रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, पर्सनल लेवल के ऊपर भी कर रहे होते हैं ये चीज, कि हम सामने वाले को माइंड में रखकर बात करते हैं ही, अगर और रिटर्न भी, लेकिन हम ये पर्पसली नहीं कर रहे होते। तो प्रोफेशनली थोड़ी सी हमने आदत डालनी कि हमने ये पर्पसली करना है, फिर हमारी प्रोफेशनली भी आदत बन जाएगी, जैसे अभी पर्सनल लेवल पे घरेलू आदत बनी हुई है। नंबर 3 इज कंटेंट। लेट मी चेक के बच्चे आए हैं कुछ जी। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, पीआरसीएम साइको कम्युनिकेशन की पीडीएफ फाइल ओपन है? ओके, थैंक यू नजम एंड फाजिया। Content means the message, the information that is added in the message. Information कह लें, material कह लें, language कह लें। अब इशारों से अगर बोल रहे हो तो आपके कंटेंट में मैसेज के इशारे क्या हैं? वो गलत वाले इशारे कहना कुछ चाह रहे हो और इशारों से कुछ बोल रहे हो। रिटन में भी आपके वर्ड चॉइस सही है, आपका टोन सही है। एक चीज माइंड में रखना कंटेंट के हवाले से, कि जब हम ओरली किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपके अल्फाजों के साथ आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साथ होती है। अब जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये मेरी टोन, मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस आप लोगों के इस वक्त सामने है। अगर इस वक्त मैं थोड़ी सी तकलीफ में बैठी होंगी कि मुझे दर्द है या समथिंग लाइक दैट, चेयर चेंज हो गई है, तो वो भी शायद मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको मेरी अनईजीनेस फील होगी, नजर आएगी, और शायद मेरी टोन में भी वो चीज आपको आए कि अचानक में बोलते बोलते जो है ना इस तरह किया, और फिर देन शी कंटिन्यूड। तो जब हम ओरली बात कर रहे होते हैं, तो आपके साथ नॉन वर्बल क्यूज जिनको कहते हैं वो साथ में होते हैं, ताकि आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से भी पहुंच रही होती है। तो आप अल्फाजों को भी समझ रहे होते हो, साथ में जो हो रहा होता है नॉन वर्बल उसको भी देख रहे होते हो और समझ रहे होते हो। लेकिन राइटिंग के अंदर हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। आई एम नॉट से कि ओरल कम्युनिकेशन में केयरफुल नहीं होना या पीआरसीएम रखो, लेकिन राइटिंग में हमें इस वजह से एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम कोई काम बिगाड़ भी सकते हैं और कोई काम बना भी सकते हैं। आपकी डील ब्रेक भी हो सकती है और मेक भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स हैं, कोई टोन नहीं होती उसके अंदर, कोई मेरा साउंड का उतार चढ़ाव नहीं होगा कि मैं बोल रही हूँ कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा रिटन फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास सिर्फ वर्ड्स हैं जिनसे हमने बेहतरीन तरीके से कोशिश करनी है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है या जो मैसेज है सामने वाले तक पहुंचे। मैं रूड तो नहीं हो रहा, कहीं मैं गुस्सा तो नहीं हो रहा, और जो हमारी नीयत या हमारे माइंड में या हमारी प्लानिंग के अंदर
नहीं होता कि मैंने रूड होना है, मैं तो नॉर्मल सी कम्युनिकेशन करने का कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन हम क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे होते अपनी लैंग्वेज चॉइस के ऊपर या वर्ड चॉइस के ऊपर, तो हमारी वो रूडनेस कह लो या ऑर्डर देना कह लो या बहुत ही ज्यादा जो है एक्स्ट्रा पोलाइटनेस हो रहा होता है कि अगला बंदा जो है ना आपका फिर जिंदगी भर फायदा ही उठाता रहे। आपकी टोन वैसी हो रही है, आपकी टोन सार्कास्टिक हो रही है, तंजिया हो रही है, और तो आप तो ये सारी चीजें, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपके वर्ड चॉइस उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। ये बात आप इसी टोन में बाद में उनसे कर सकते थे या कर सकती थी, अभी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें हमने माइंड में रखनी होती है जब हम अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो साथ में और कुछ नहीं जा रहा होता, सिर्फ आपके अल्फाज रिटन फॉर्म के अंदर। तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, और इस वजह से इस काम को रीचेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हमारा राइटिंग प्रोसेस में आगे हम देखेंगे थर्ड जो है वो स्टेप होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा केयरफुल हो आप, क्योंकि एक चीज बेटा ये रिकॉर्डेड होती है, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है ना, आप प्रिंट करके दे रहे हो, हैंड रिटन दे रहे हो, ईमेल दे रहे हो, फैक्स दे रहे हो, तो एक चीज वो आपकी रिकॉर्ड में रखी जा रही है। ओरल कम्युनिकेशन का ये होता है कि आप में से बात करते करते थोड़ी बहुत ही अगर गलती भी हो गई है ना, ग्रामर की गलती भी, टोन की गलती भी, अगर आप बोल रहे हो उस वक्त किसी बंदे के साथ लाइव, तो या इवन रिकॉर्डिंग अगर मैं कर रही हूँ अपने लेक्चर की, तो मैं देयर एंड देन स्प्लिट ऑफ इट सेकंड में मैं अपनी टोन को चेंज वापस अपनी कम्युनिकेशन सिचुएशन में लेके आ सकती हूँ, ये रियलाइज करने के बाद ओके ये जो 1-2 सेकंड मैंने बोले हैं, मुझे इस टोन में या स्टाइल में नहीं बोलना चाहिए था इस सिचुएशन के अंदर, तो उसको मैं कन्वर्ट करके थोड़ा सा चेंज करके दोबारा पाथ पे आ सकती हूँ। लेकिन राइटिंग तो हो गई, आपने प्रिंट कर लिया या किसी को दे दिया, उसमें फिर आप देने के बाद चेंजेस नहीं कर सकते हो, और वो एक लाइव नई चीज होती है ना कि आप लिखकर आप किसी चीज को दे रहे हो, तो इस वजह से बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कमिंग टू द मीडियम, कि आपका रूट या आपका चैनल या आपका जरिया क्या है जिसके थ्रू आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन, अगेन हम यहाँ रिटन ही की बात, कि आप किस जरिए से भेज रहे हो। अगर हम ओरल की भी बात करें, फॉर एग्जांपल वॉइस नोट भेजना है, किसी को कॉल करनी है, या किस तरीके से वीडियो बनाकर अपनी भेजनी है किसी को, तो वो ओरल में आपका आ जाएगा। तो रिटन की अगर हम बात करते हैं, तो किस जरिए से आप अपनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट या मैसेज भेजना चाह रहे हो, आप फैक्स करोगे, आप ईमेल करोगे, आप हैंड रिटन करोगे, आप जो हो वो प्रिंटर से निकालोगे, यहाँ टाइप करोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल निकाल लिया तो एनवेलप में डालकर आप बाय हैंड खुद दोगे जाके या टीसीएस से भिजवाओगे, आपका रूट क्या होगा, आपका जरिया क्या होने वाला है जिससे आप सामने वाले को भेजना चाह रहे हो अपना मैसेज, उस वक्त भी सामने वाले को मद्देनजर रखना है। कि मैं फॉर एग्जाम्पल कहूँ कि मैं तो इनको ईमेल कर दूंगी, मुझे पता चला कि इनके पास तो ईमेल, ये ईमेल करते ही नहीं, काम ही नहीं करते, तो फिर मैं इनको ईमेल तो नहीं कर सकती। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जिस बंदे को या जिस इंसान को या लोगों को, डिपार्टमेंट को मैं मैसेज कर रही हूँ, उनके पास वो फैसिलिटेशन है कि नहीं। हर ऑफिस, छोटे छोटे अगर ऑफिस हैं या दुकानें हैं, तो उनके पास फैक्स मशीन्स नहीं होंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे ऑफिस में फैक्स मशीन्स के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं, तो उनके पास भी है, नॉट नेसेसरी। आपको मोल्ड होना है, आपने मैसेज भेजना है, उनके पास फैक्स मशीन नहीं है, तो किसी और जरिए से रिटर्न मैसेज भेज दो आप। तो अगेन यू नीड टू नो योर ऑडियंस। जगह जगह आप समझो कि हर कदम के ऊपर या हर दूसरे तीसरे कदम पे ऊपर आपके ऑडियंस की इंपॉर्टेंस आपको खुद ही फील होगी, हम आप जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे। क्योंकि जी मैंने तो ये इसी तरह अपनी मैसेज कन्वे करना, सामने वाले तक पहुंचता नहीं, फिर तो हमारी हवा में ही लटकी रह जाएगी ना कम्युनिकेशन। मैं अपनी रिजिडनेस के अंदर अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला रही, ये सोच कर के मेरा मकसद क्या है कि उन तक मैसेज पहुंचे। तो सहूलियात उनकी मैंने देखनी है, उनको इंपॉर्टेंस देनी है, मैंने अपने लिए थोड़ी कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ मैं मैसेज। So what is going to be the way you are going to transmit the message? I hope your PRCM is clear. Okay. PRCM पे एक चीज मुझे याद आई कि हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं, डेज सेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टीचर्स के, कोई टीचर वेडनेसडे को टेस्ट रखते हैं, कोई थर्सडे को, कोई फ्राइडे को। तो स्टार्ट में हमारा जो टेस्ट होगा, एक तो फर्स्ट वीक नहीं होता, सेकेंड वीक या थर्ड वीक से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर हो जाओ, आते साथ ही नहीं वो करते तंग आप लोगों को। तो स्टार्ट में हमारे जो टेस्ट होते हैं यहाँ वीकली, वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। अब वो एमसीक्यूज बेस्ड क्या होंगे कि जो जो आप लोग लेक्चर्स लेते रहे हो, उन्हीं स्लाइड्स में से आपको एमसीक्यूज बना के दिए जाते हैं। कीपिंग दैट इन माइंड कि बच्चा आया ये लेक्चर्स या ये टॉपिक सीरियसली ले रहा है कि नहीं ले रहा, या वो बेदहानी से अपने लेक्चर को
सुन रहे हैं। तो इस वजह से जो है आपकी खुद की असेसमेंट के लिए, जब आपको इंस्टेंटली गूगल क्लासरूम के ऊपर आप लोग अपना टेस्ट करते हो और इंस्टेंटली आपको मार्क्स मिल जाते हैं, उसी वक्त जैसे ही सबमिट का बटन दबाते हो और उसके रॉन्ग आंसर्स के करेक्ट आंसर्स भी आपको वहीं मिल जाते हैं। तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए बेसिकली होता है, और टीचर्स के लिए भी, कि टीचर को पता चले कि हाँ इन बच्चों ने जो है अच्छा किया है और इन बच्चों ने अच्छा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ समझ नहीं आ रहा उनको, या वो अटेंशन पे नहीं कर रहे, या थोड़ा सा टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई डिफरेंस लाना है ताकि बच्चे को मैसेज सही तरीके से कन्वे हो, समझ में आए। तो ये सेल्फ एनालिसिस के लिए भी होता है कि ओके बच्चे को पता चले कि यार मैंने जो लेक्चर सुने थे या जो मुझे लग रहा था कि मुझे समझ में आ रही है चीजें, वो वाकई मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स आ गए। 20 में से 15-16 मार्क्स भी आ जाए तो इसका मतलब है कि काफी हद तक चीज आपको समझ में आ गई है। तो ये इस वजह से एमसीक्यूज बेस्ड आपके टेस्ट होंगे, और तभी आपके साथ स्लाइड्स शेयर भी की जा रही है कि जब आप लोग 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा। अभी तो आपको डेज पता चल जाएंगे, वेंसडे होगा या थर्सडे होगा, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि हर थर्सडे या हर वेंसडे जो भी हमें डेट पड़ेगा हमारा टेस्ट होगा। सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अव्वल तो आप लोगों को ये कि पिछले वीक में जो चीज हमने कवर की है वो हमारे टेस्ट में आएगी मोरलेस, लेकिन फिर भी करिकुलम या जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देंगे कि बेटा ये स्लाइड्स में से करना है या उन स्लाइड्स में से करना है, ताकि आपको पता हो कि ओवर द वीकेंड अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है तो थोड़ी क्लियर है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके बारे में? एंड वंस वी आर डन विद द बेसिक्स, उसके बाद जो हमारे टेस्ट होंगे वो आप लोगों के होंगे रिटन फॉर्म में, फिर वो लैब में फिर टाइपिंग फॉर्म में आपके होंगे। जब हम लेटर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, मेमो क्या होता है वो सारा कुछ कर लेंगे, फिर उसकी रिटन टेस्ट होंगे, आप यूज नहीं होगा। फिर आप समझो कि आपका जो 2 घंटे का एक्चुअल पेपर है ना, वो आपके डिवाइड होकर आधे आधे घंटे का या एक एक घंटे का वो आपको हर वीक टेस्ट मिलेगा। कभी किसी दिन लेटर लिख दो, साथ में ऐसे लिख दो, कभी खाली किसी दिन ऐसे लिख दीजिए, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर लो, उसके साथ प्रेसी राइटिंग कर लो। मतलब आपका जो टेस्ट है, एग्जाम है, वो तोड़ तोड़ के आपको टेस्ट की शक्ल में यहाँ आएगा, ताकि आप लोगों की उसकी भी प्रैक्टिस होती चली जाए। क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड। और वो चेक करके आपको फीडबैक मिल जाया करेगा टेस्ट का, इवन रिटर्न वालों का भी, वरना फिर तो फायदा क्या ना करने का। There are numerous reasons why people are writing, use writing to communicate with one another. बहुत सारी reasons होते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, कोई चीज समझानी होती है, कोई रेपो बिल्डअप करनी होती है, कोई रिक्वेस्ट किसी को भेजनी है, किसी को आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम करनी है, किसी को इनविटेशन भेजना है, कोई कंडोलेंसेस आपने करनी है कि कोई फौतगी हो गई है। मल्टीपल रीजन जिनकी वजह से हम अपना पीस ऑफ राइटिंग करते हैं, तो हमें उसका पर्पस होना चाहिए कि हम एक ही तरीके की टोन, एक ही तरीके के वर्ड चॉइस हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कल मैंने बात की थी कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करना पड़ता है, तो राइटिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा ही है। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से राइटिंग को चेंज करना पड़ेगा। वही सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं इनफॉर्मल में डाल दूं, वही सेंटेंस स्टार्टिंग जो है वो मैं फॉर्मल में डाल दूं, नहीं चलेगा ऐसा। नॉयत डिफरेंट है। इनफॉर्मल ऐसा है कि बहन भाइयों के साथ, अम्मी अबू के साथ, कजिन्स के साथ आप खत लिख रहे हो या ईमेल लिख रहे हो। फॉर्मल है वो प्रोफेशनल है, तो एक तरीके से तो बात नहीं कर सकते ना, जैसे हम घर में बात करते हैं हम फॉर्मल सेटिंग्स में, उस तरह तो बातचीत नहीं करते। थोड़ा सा एहतियात के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो अगेन हमारी वो वर्ड चॉइस चेंज होनी चाहिए। द प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस राइटिंग, अब अगर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इज टू कन्वेबल इंफॉर्मेशन। बेसिक हमारा गोल जो होता है ना, कि कोई इंफॉर्मेशन हमने जो इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से हम लिख रहे हैं, वो सामने वाले तक हमारी पहुंच जाए। ये बिजनेस राइटिंग या ऑफिशियल राइटिंग में आप समझो, या प्रोफेशनल राइटिंग में ऐसा चीज होती है। हम ज्यादातर जो है, देयर आर 3 मेन रीजंस है कि इन्फॉर्म करते हैं किसी को कोई चीज, परसुएड कन्विंस करने की या कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी को, जैसे मार्केटिंग लेटर्स हो गए या सेल्स लेटर हो गए, आइए ये चीजें हमारी खरीदी है, हमारी चीज में तो ये है, तो हमारी चीज में तो वो है, ऐसे कि जैसे पता नहीं मार्च से हम कोई चीज बना के लेके आए, मतलब कन्वे तो हम ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, तो कन्वे कन्विंस करने के लिए, या अपना गुडविल को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट बड़ी अच्छी है। गुडविल मीन्स कि मार्केट में आपका नाम होना, साख होना, उस चीज को कम्युनिकेट आप करते हैं। जैसे वो नहीं डालडा के ऐड आता है कि पता नहीं
1950s या 40s से चल रहा है एंड ऑल दैट, तो वो चीज है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी गुडविल को कि जी हम तो सन 40 से या 30 से जो है ना, या 1920 से चलते आ रहे हैं, तो आपको होगा कि अच्छा है, और अभी तक चल रहा है 2022 तक, मेरे तो दादा दादी भी ये यूज करते होंगे, इसका मतलब है कि चीज अच्छी होगी। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको अपनी गुडविल से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह के पर्पस होते हैं बेसिक तीन के, जिनके लिए हम अपनी बिजनेस राइटिंग या प्रोफेशनल राइटिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्म, कोई ना कोई चीज आपने इन्फॉर्म करनी है। ये चीज हो गई है, अगले बंदे को बता दो। आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, अगले बंदे को बता दो। मैंने लीव पे जाना है, अगले बंदे को बता दो कि जी ये चीज खराब हो गई है, इसके लिए पैसे दे दें, हमारे लैब खराब हो गई है, 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे दें, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो वो ज्यादातर तो इन्फॉर्म करने के लिए चीजें होती है। फिर अगला बंदा भी हमें इन्फॉर्म करेगा, हाँ जी आपके 4 लाख जो आपने लैब के लिए मांगे थे वो प्रूफ, यहाँ 4 लाख जो आपने मांगे थे वो अप्रूव नहीं हुए, या इसमें से 1.5 लाख में मिलेगा, आपको जो करना है कर लो। वो भी हमें इन्फॉर्म ही कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा ये चीजें यूज होती हैं। ये स्लाइड जो मैंने ये बुक से ही रिलेटेड हैं। बिजनेस राइटिंग में अब हम आते हैं रिसीवर या रिसिपिएंट के ऊपर, कि आपका ऑडियंस कौन हो सकता है। ये वर्ड ऑडियंस भी इसके लिए यूज होता है। ऑडियंस आपका, और या रिसीवर आपका, या रिसिपिएंट आपके, ये तीनों वर्ड यूज होते हैं इसमें कम्युनिकेशन में। आपके कॉमन जो है प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो हो सकते हैं इन्वेस्टर्स, अगेन ये एग्जांपल्स हैं। कस्टमर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल क्लाइंट हो सकता है, कंपेटिटर्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी तरह का ही कोई बिजनेस करने वाले लोग। आपके पार्टनर्स हो सकते हैं जिनको आपने कम्युनिकेट करना है, लेटर लिखना है, ईमेल लिखनी है। आपके सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, आपके वेंडर्स हो सकते हैं, आपका कोई जूनियर सकता है, आपका कोई सीनियर स्टाफ हो सकता है। तो ये प्रोफेशनली इस तरह के लोग होते हैं कि इसमें देख रहे हो आप, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वाले एक बात हो रहे हैं कि अगर हम पार्टनर्स और सुपरवाइजर से बात करें तो इसका मतलब है कि हम अपनी कंपनी के अंदर ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये इंटरनल होगी। अगर हम कस्टमर्स, इंडिविजुअल क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, वेंडर्स से बात करें तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगी। तो आपके रिसिपिएंट भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन वाले, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ऑफिस में जहाँ काम करे वो भी हो सकते हैं, और ऑफिस से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में रखना कि इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब वो नहीं होता कि सिर्फ वो चार दीवारी जिसमें आप काम कर रहे हो। एग्जाम्पल मैं ऐसे दूं कि अगर आप हबीब बैंक में काम करते हो, हबीब बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं, लाहौर में ही सिर्फ, पूरे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। तो हबीब बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो इंटरनल है। नॉट दैट कि इफ यू वर्क इन हबीब बैंक इन गार्डन टाउन ब्रांच, तो जो गार्डन टाउन ब्रांच की में जो आप अपने कलीग के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो वो इंटरनल होगी। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में रहकर जो हम कम्युनिकेशन करें, चाहे आप दुबई के हबीब बैंक को भी अगर कोई ईमेल करे हो तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि हबीब बैंक, और आप भी हबीब बैंक में काम करते हो, वो बंदा भी हबीब बैंक में काम करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक होगी ना। चार दीवारी को माइंड में नहीं रखना, ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रखना है। और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप किसी को भी कम्युनिकेट करते हो प्रोफेशनली तो वो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाती है। ओ ये नीचे चला गया, लीगल पर्सनल फॉर एग्जांपल जैसे एफबीआर हो गया, पुलिस हो गई, आर्मी वगैरह हो गई। अगर किसी से आपने बातचीत करनी है तो डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट वगैरह, लॉयर्स एंड ऑल। अब यहाँ बात आ रही है थोड़ी सी उनके इम्पोर्टेंस की। ये जरा खुद पढ़ना अपने ओन पे आप लोग। नोइंग योर ऑडियंस इज क्रूशल। जैसे मैंने बात की थी कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके बारे में मैक्सिमम जानते हों या जान लें, स्पेशली उन लोगों के साथ उनको जान लें जिनके साथ हमें पता है कि फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होने वाली है। वन टाइम कम्युनिकेशन में तो चलो बंदा थोड़ा सा एक कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज भी लगा लेता है, लेकिन अब पता है कि होने वाली है कम्युनिकेशन, अब तो फिर उनको उनके बारे में पता कर लिया जाए तो बेहतर है। उनकी एज, रेस क्या है, क्लास क्या है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका क्या है, वो तो नीचे भी आ रहा है आपका। उनके बिलीव्स और वैल्यूज क्या हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो टाइम को वैल्यू देते, वो काम को वैल्यू देते हैं, वो पैसे को वैल्यू देते हैं कि पैसे कम लगा लो, काम जल्दी करके दे दो।
या टाइम लगा लो, पैसा भी ले लो, काम हमें ए ग्रेड का चाहिए। तो उनके वैल्यूज क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, वो किस चीज के ऊपर बिलीव रखते हैं कि रिलेशनशिप पार्टनरशिप हमारी अच्छी होनी चाहिए, डीलिंग अच्छी होनी चाहिए, काम में कोई मसला नहीं है, दे से दे दो, या वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो डेट कही है उसी को देना है, हम तो उसके ऊपर बिलीव रखते हैं। तो उनका कल्चर क्या होता है, उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का मतलब आप तो समझते होगे ना, जैसे मुल्कों के कल्चर होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के भी कल्चर होते हैं। अगर आप कहो कि ये हबीब बैंक है, ये दूसरा बैंक है, या ये एक्सवाईजी फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, वो दूसरी एक्सवाईजी फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, उसका कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होगा, दूसरे का ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो सकता है डिफरेंट हो। ऑल्दो दोनों टेक्सटाइल की हैं, दोनों एग्रीकल्चर की हैं, दोनों बैंकिंग सेक्टर है, या दोनों एजुकेशनल है, ये भी कॉलेज है वो भी कॉलेज है, ये भी स्कूल है वो भी स्कूल है। आप जब जहाँ के वहां काम करोगे तो आप कहोगे पिछले वाले जहाँ ऑफिस में मैं काम करता था वहां तो ऐसा नहीं होता था, इधर पता नहीं क्या है। आपको कोई चीज अच्छी नजर आएगी यहाँ कि वहां तो ऐसा नहीं होता था, यार यहाँ कितना अच्छा है, क्योंकि वो कल्चर उनका डिफरेंट होगा। तो आपको मोल्ड होना है उस कल्चर के अंदर, पीपल आर नॉट गोइंग टू मोल्ड फॉर यू। आप जा रहे हो एक बनी बनाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, तो आप समझो कि आपने जाके वहां फिट होना है ना, वो सारे तो आपके लिए चेंज नहीं होंगे। और मैं जो पिछले कंपनी में तो मैं ऐसे किया करता था, तो यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या काम दे दिया उन्होंने, यहाँ बहुत ज्यादा जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं तो वेला बैठा रहता हूँ, मुझे तो यहाँ काम ही नहीं है। इंसान है ना, किसी भी हाल में खुश नहीं होता। तो वो आपने खुद वहां अपने आप को मोल्ड करना है, पीपल आर नॉट गोइंग टू मोल्ड। तो डिफरेंट आपको कल्चर्स मिलेंगे, ये माइंडसेट से जाना कि पिछला वाला मेरा बॉस ऐसा था तो अगला बॉस मेरा ऐसा क्यों नहीं है, वहां के कलीग्स बड़े अच्छे, अच्छे क्यों नहीं है, या वाइस वर्सा। तो उधर का कल्चर डिफरेंट है, वो इंसान अलग थे, ये इंसान अलग है, वो कंपनी अलग थी, ये कंपनी अलग है। तो उनके बिलीव्स, उनके इंटरेस्ट्स और उनके एटीट्यूड्स कि किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट से मुराद ये होता है कि उसमें आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, यू ओपन अप विद। फॉर एग्जांपल पता चलता है कि उनको स्पोर्ट्स बड़ा पसंद है, स्पोर्ट्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, जैसे ज्यादातर मेल्स को क्रिकेट पसंद है, तो आप क्रिकेट के ऊपर बातचीत कर सकते हो। तो उनकी इंटरेस्ट के बारे में जानना, उससे क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट के बारे में जानते हो, कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेहतर होती है। कम्युनिकेशन बेहतर होती है तो यू नो, कम टू नो अबाउट द अदर पर्सन ऑल्सो, जो क्रिकेट के अलावा भी चीजें शायद ना पता चलती, अगर कोई कॉमनैलिटी ना होती तो वो भी आपको चीजों के बारे में पता चल जाएंगी, कि वो स्टडी आपकी रेपो बनती चली जाती है उनसे। तो उनके इंटरेस्ट को भी समझना और जानना जरूरी है। और ये आपको खुद से भी क्वेश्चंस करना होते हैं, ये नहीं कि वो अगला बंदा आके खुद ही कह देगा। हम तो सवाल पूछने से भी बड़े हेजिटेंट होते हैं ना, तो वो हम सवाल पूछेंगे तो फिर हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यू नीड टू डिग दैट इंफॉर्मेशन बेसिकली। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनकी देखनी, चाहे वो मास्टर्स हैं पीएचडी, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है एज कम्पेयर टू कोई मैट्रिक पास होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल वाओ हो सकती है। तो एजुकेशन को अंडरस्टैंडिंग लेवल से कभी मैच नहीं करना। किसी मैट्रिक पास की या बेचारा सिक्स सेवेंथ पास होगा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि बंदा हैरान ही रह जाएगा। जो पीएचडी भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, वो देखने में ऐसे लगेंगे अभी क्लास 3 4 का पढ़ के बस निकले में। तो उनको जज नहीं करना उनकी एजुकेशन के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग किसी की कम ज्यादा हो सकती है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को, लेवल को समझने की जरूरत है कि जी ये प्रोफेशनल बंदा है तो ये चीज समझ ही जाएगा। हो सकता है कि वो ना समझते हो, उन्होंने कंपनी अगर खोल ली है, तो जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वही हॉस्पिटल बनाएगा, या जिसने हॉस्पिटल खोला है तो उसका डॉक्टर होना जरूरी। सीईओ है या फाउंडर है या ओनर है ऑफ दैट हॉस्पिटल, तो इट डज नॉट रियली मीन कि दैट पर्सन हैज टू बी अ डॉक्टर। तो जब आप अपने सीईओ से बात कर रहे हो तो उसके लेवल के ऊपर आके बात करो ना, मेडिकल टर्म शायद उनको ना समझ में आती हो। तो अगर आप अपना क्योंकि डॉक्टर हो या नर्स हो करके देख लो तो उनको तो समझ में नहीं आएगा। फिर वो कहेंगे कि भाई इसको जरा आसान अंग्रेजी या आसान उर्दू या आसान पंजाबी में बताओ, जिस लैंग्वेज में भी आपने कम्युनिकेट किया होगा। तो उनकी उनके प्रोफेशन को समझने की जरूरत है, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनका स्टेटस समझने की जरूरत है, और प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस वो किस चीज को देते हैं उसका नोहा होनी चाहिए। कोई फिजिकल, साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल या बिहेवियरल इशू है आपके सामने वाले को, उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वैसे बहुत नरम दिल, बहुत जो कहते हैं ना केयरिंग बंदा है या बंदी है, लेकिन एक थोड़ा सा गुस्सा फौरन आ जाता है, लेकिन 5 मिनट में खत्म भी हो जाता है। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो यू नीड टू नो द अदर पर्सन कि उनके साथ किस तरह मैंने डीलिंग करनी है, कि उनको कोई अगेन मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, उनको आराम से चीज समझानी है, तमीज से समझानी है,
ताकि उनको गुस्सा ना आए या कोई बात को गलत ना ले लें, समथिंग लाइक दैट। इधर तक क्लियर है? ओके। ये थोड़ा सा समझो कि बेसिक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब आप लोग भी टॉपिक पढ़कर लेटर लिखो या ईमेल लिखो तो आपको आइडिया हो कि मैं किसको लिख रहा हूँ। अगेन वो फर्जी होगा उस वक्त आपके लिए, एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमने उसको रियलिटी की तो शक्ल देनी है ना। हमने तो यही पोर्ट्रे करना है कि हाँ जी मैं बॉस को लिख रहा हूँ या मैं क्लाइंट को जो हूँ वो खुद से किसी को कंप्लेन कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो हम रियलिटी बेस्ड के ऊपर ही होंगे। हमें ये चीजें उस वक्त काम आएंगी जब हम रिटन फॉर्म में काम कर रहे होंगे। तो content refers to the information that is needed to be added for the information, यानी कि मटेरियल आपका क्या है। एग्जाम्पल है आपके कि परसुएसिव मैसेज कन्वे कर रहे, किसी इंक्वायरी का रिस्पॉन्स दे रहे हो आप, या आप कोई डिटेल्स बता रहे हो किसी को, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात आपने अपने उस ईमेल में या लेटर में लिखी है, या कोई फाइनलाइज की है, कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है हमारी, या अभी आप कोई मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो और मेमो जो है वो ड्राफ्ट कर रहे हो। आपको पता होनी चाहिए कि मेरा पर्पस तो मुझे पता है, लेकिन अब उसमें मैंने कंटेंट क्या डालना है ताकि बगैर या कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए सामने वाले तक मेरा मैसेज कन्वे हो जाए। तो उस तरह हमने कंटेंट क्रिएट करना है कि मैं रूड ना हूँ, बॉसी ना लगूं, और मेरी तरफ से कोई मिसबिहेवियर काइंड ऑफ टोन ना जारी हो, बहुत ज्यादा जो हूँ ना वो टेक इट फॉर ग्रांटेड भी ना लगूं। तो ये चीज हमने माइंड में रखनी है कि अगला बंदा मुझे गलत ना समझ ले, हमारी कोशिश ही होनी चाहिए मैक्सिमम। तो कंटेंट के ऊपर इस वजह से बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। Okay, we'll leave that. मीडियम या आपका इसको चैनल भी बोलते हैं कि जिस मीडियम के थ्रू हमने अपना मैसेज भेजना है। जैसे अभी मैंने पहले बात की थी कि लेटर भेज रहे हो तो आपने जो है वो खुद भेजोगे, बाय हैंड भेजोगे, या लेटर टाइप करके भेजोगे, लेटर हैंड रिटन भेजोगे, या टाइपिस्ट से टाइप करवाओगे, कि क्या आपका वो फिर अगेन जरिया होने वाला है। आपका ईमेल अगर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास भी नेट होना चाहिए, सामने वाले के पास भी नेट होना चाहिए, तो ही ईमेल भेजे। वो ऐसे एरिया में तो उस वक्त नहीं है कि उनके पास नेट का शायद एक्सेस ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो फलानी जगह गए हुए हैं, तो मैं उस वक्त उनको ईमेल नहीं करता। तो हम जो है वो फिर उनको टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, पर उनको रिटर्न में ही अगर करना है तो टेक्स्ट मैसेज शायद उनको मिल जाए या एसएमएस मिल जाए, पर ईमेल ना मिले उस वक्त ऐसे एरिया में। तो वो चीजें हमने माइंड में रखनी है कि मेरा जरिया या मीडियम या जो है वो चैनल जो है वो क्या होने वाला है। ओरल और उसकी भी बात हुई हुई, क्योंकि अगेन कम्युनिकेशन की बात है, फोकस हमारा रिटर्न पे ही रहना है। जब हम मैसेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, यानी कि अपने कंटेंट को, तो उसके बारे में हमने की यानी कि थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत होती है हमें कि उसका वॉल्यूम क्या होएगा, लेंथ क्या होएगी। क्या मैंने अपनी बात को इतना लंबा चौड़ा करके लिख दिया, या कोई ऐसी सिचुएशन है, अब ये अगेन मैसेज की बात हो रही है, ओवरऑल राइटिंग की बात भी हो रही है यहाँ, कि अगर कोई बच्चा कंटेंट राइटर है, ठीक है, अभी कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हो या कोई नॉवेलिस्ट हो या समथिंग लाइक दैट हो, या साथ में कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे आजकल होता है ना कि साइड वर्क हो रहा होता है, असाइनमेंट्स बनाकर आप देते हो किसी को, फिर पैसे ले लेते हो एंड ऑल दैट। तो आपने किस टाइप ऑफ राइटिंग कर रहे हो, इसमें मुझे छोटा लिखना है या मुझे लंबा चौड़ा करके लिखना है, तो मेरा वॉल्यूम क्या होने वाला है मेरी राइटिंग का। अगेन एक तरीके से सब चीजों को आप नहीं लिख सकते हो। तो रेलेवेंस कितनी है, यानी कि रेलेवेंट कितना है उस टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज है, या मैंने उसके ऊपर कहीं से इंफॉर्मेशन लेनी है, या मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी है तो मैंने उस बंदे से बंदी से मांगनी है, या ऑलरेडी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें से मैंने नोट्स बनाने हैं। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा मैसेज जो है वो उस टॉपिक से यानी कि पर्पस से। सीक्वेंस और ऑर्डर क्या होने वाला है, तरतीब जिसको कहते हैं। अगर कभी कभी ना हमें हर दफा ये सारी चीजें वो नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लेटर या ईमेल या कोई पीस ऑफ राइटिंग करो जिसमें आपको ऑर्डर की या तरतीब की ऐसा जरूरत नहीं है कि पहले ये करो फिर बाद में ये करो या उसमें ये करो। लेकिन अगर कोई ऐसा पीस ऑफ राइटिंग आप कर रहे हो कि जिसमें आपको
एक सीक्वेंस बताना है कि ठीक है, आप जैसे अगर मैं आप लोगों को लिंक शेयर करती हूँ इसका आईकैप का, तो मैं स्टार्ट से बताऊंगी कि बेटा गूगल पे जाओ, ये चीज लिखो, से लेकर एंड तक कि बेटा अब डाउनलोड करके फलानी चीज को ओपन करो। तो वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये वॉइस नोट भेज दूं कि इसको डाउनलोड कर लो और उसके बाद जो है ना फिर ओपन करोगे तो ये वाला आएगा, और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ वो जाके जो है ना ये लिंक है और इसको गूगल के ऊपर कर देना, तो वो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या आप कहोगे पहले मेरे पास तो है ही चीज नहीं, तो मैं क्लिक किसको करूँ, मिस्ट कह रही है कि येलो चीज को क्लिक कर लो। तो वो सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, फिर आपकी बात समझ में नहीं आती। ये तो हो गया तरतीब वाइज का सीक्वेंस। अब जो सीक्वेंस की यहाँ दूसरा बात आप अगर समझो, कॉम्प्लेक्सिटी या इंपॉर्टेंस वाइज, कि अगर कोई चीज पहले आनी चाहिए थी पहले पैराग्राफ में, फॉर एग्जांपल वो मैंने कहीं इंपॉर्टेंट थी, मैंने पहले के बजाय दूसरे या तीसरे या चौथे या पांचवे में तो नहीं डाल दिए कहीं। मेरी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो थोड़ा मुश्किल वाली चीज थी जिसमें कॉम्प्लेक्स इशू थे, वो मुझे कहाँ डालने थे वो आपको पता होगा। मैं डालने थे वो मैंने कहीं लास्ट में तो नहीं डाल दिए, या वो मैंने फर्स्ट में तो नहीं डाल दिए। ये चीज वाज सपोज टू बी पुट इन दिस सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, गलत तो नहीं कहीं चली गई है। तो वो सीक्वेंस देखने की भी जरूरत है, क्योंकि फिर वो बेतरतीबी हो जाएगी और रीडर को समझ में नहीं आएगा हमारा पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। उसको 2 से 3 दफा शायद पढ़ना पड़ेगा, या फिर हमें बुलाना पड़ेगा जो राइटर होगा कि भाई ये क्या लिखा था मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको दोबारा लिख के लेके आओ। ये वाली चीज आप लोग अक्सर ड्रामों में या पिक्चर्स वगैरह में भी सुनते होगे, या जो घर में बड़े बहन भाई हैं उनसे पूछना जो काम करते हैं, तो ये अक्सर ये फ्रेज बोला जाता है, जाओ इसको ठीक करो और दोबारा लिख के लेके आओ। तो उसका मतलब यही होता है कि टॉपिक पे तो लिखा हुआ है लेकिन बेतरतीबी सी है, या वर्ड्स चॉइस गलत है, या लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा से रीड्राफ्ट करो, यानी कि दोबारा से लिख के लेके आओ। फिर आप क्या करते हो, अपने ही काम के अंदर से गलतियां निकाल कर उसको ठीक करते हो। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पहली दफा ही वही काम कर लें। इसमें थोड़ी सी आपकी एक जो एम्बेरसमेंट भी होती है, थोड़ी सी आपको डांट भी पिट सकती है बॉस से, और फिर टाइम भी जाया हो रहा है, और एक नेगेटिव इंप्रेशन बन रहा है बॉस की नजर में आपका। एक ठीक है, बंदे की कभी तबीयत खराब हो सकती है, बुखार हो सकता है, तो वो बॉस भी उसको कंसिडर नहीं करेगा कि यार हर दफा तो ये काम दे देता है, 9 दफा काम सही देता है, 10वीं दफा नहीं दिया, तो हो सकता है इसके साथ कोई मसला हुआ हो। लेकिन अगर ये रिपीटेडली चीज होती है ना, तो फिर वो नेगेटिव एलिमेंट माइंड में बॉस के या सीनियर के या कलीग के भी आता है कि ये हर दफा ही ये करता है, लेकिन 10 काम करो तो 9 दफा तो गलतियां करता है, शायद 2 दफा ही इसका काम ठीक होता है। तो इसका मतलब है कि आप हैबिचुअल हो इस चीज के। तो इफ दैट इज द केस, तो हमने अपने आप को रिकंसिडर करना है कि ओके मैंने अपने अंदर चेंजेस लेके आनी है, ये बार बार मेरे से ही गलतियां हो रही हैं। दूसरे बंदे को ऐसा ही मिलता जुलता काम कहा था, उसने तो आराम से कर लिया, उसको तो नहीं दोबारा से या 3 दफा या 4 दफा लिखना पड़ा था। तो इट मीन कि कहीं ना कहीं हम कोई चीज लैक कर रहे हैं, तो हमने अपनी इंप्रूवमेंट करनी है। कोई भी पढ़ाई करके यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से निकल जाएं, तो हमें ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ सीख लिया है, एवरीथिंग इज डन, अब अंदर माइंड की कोई चीज नहीं पुट करने की जरूरत हमें। ऑल नोअर जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। हम हर दफा जिंदगी के कदम पर, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ और सीखने का एक एलिमेंट जारी रहेगा टिल वी डाई। तो अभी अपने अंदर चेंजेस लानी है, या मैंने कोई नई चीज सीखनी पड़ेगी, कोई स्किल सीखना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है, आगे ग्रो करना है, जिंदगी गुजारनी है, जीना है। तो यू नीड टू चेंज एंड यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू ग्रो। और ग्रो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पोजीशन वाइज ग्रो कर जाओ, आज असिस्टेंट मैनेजर था तो मैं मैनेजर हो गया, वो तो ग्रो होता ही है। पर्सनल लेवल के ग्रो किया कि जब मैंने ज्वाइन किया था से लेकर अब तक वो 1 2 साल या 3 साल में डिफरेंस आया है मेरे अंदर। इसका मतलब है कि मैंने प्रोफेशनली पर्सनल लेवल के ऊपर अपने अंदर चेंजेस लाई हैं, और अदरवाइज भी ग्रो किया है पोजीशन के अलावा। ओके, स्टाइल, जिसमें मैंने बात की थी ना कि टोन और स्टाइल हमारी है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इधर टोन की बात हो रही है। The overall effect is created a warm and friendly yet simultaneously firm। कल मैंने बात की थी ना कि आप अगले बंदे को, अगर बॉस हो या सीनियर हो, तो उनको ये भी कह दो कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, या छुट्टी ले लो या चले जाओ या समथिंग लाइक दैट, बट फर्म एट द सेम टाइम, वरना अगला बंदा आपका फायदा ही उठाता रहेगा। दैट गोज फॉर कलीग लेवल ऑल्सो, कि आप कह रहे हो अच्छा ठीक है यार मैं आपका काम कर देता हूँ, 2 दफा कर दिया, 3 दफा कर दिया, लेकिन फिर चौथी दफा आपको उनको बताना है कि यार हर दफा मैं आपका काम नहीं कर सकता, मुझे अपने भी काम है। तो आप पोलाइट भी हो, आप कर्टियस भी हो, आप हेल्पफुल भी रहो, एज सेम पोजीशन वाले हो या जूनियर सीनियर,
साथ में फर्म भी रहना है। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कि अगला बंदा आए और आपको फायदा उठाए और चला जाए, या आपको जो है डिग्रेड करे या कुछ ना समझे, तो ये नहीं करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को माइंड में सामने रखना है। आपने फर्म भी रहना है और आपने अगले के लिए हेल्पफुल भी रहना है। तभी एक घरेलू एनवायरनमेंट भी ऐसी चलती है और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी ऐसी चलती है कि कहीं जिसको कहते हैं ना नरम हाथ और कहीं सख्त हाथ, तो नॉट बॉस है तो आपको नरम और सख्त हाथ रखना है। आप अगर सबॉर्डिनेट भी हो तो भी आपको नरम और सख्त हाथ रखना है कि सर आपने मतलब कहा था कि 2 दिन की या 3 दिन की बात होगी, अब तो ये 10-12 दिन हो गए हम लोग लेट जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी आवाज को करना है, देना है उनको कि भाई आपने 2 दिन की बात की थी बॉस, अब ये हफ्ता 10 दिन हो गए, तो आप देखेंगे हम लेट ना जाए। ये वरना आदत बन जाएगी बॉस का। कहा था ये लोग तो 10 दिन भी आराम से बैठे रहते हैं, उनको महीना भी बिठा लो तो पे तो देंगे नहीं एक्स्ट्रा, लेकिन काम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो फर्म होने की कहीं ना कहीं तमीज के दायरे में अगेन रहकर आपको कर्टियस होकर, बट यू नीड टू पुट योर थॉट्स ऑन हम अनकंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है फलानी चीज से। आपकी अप्रोच क्या है? दो इन्होंने जो लिखी हुई है आइदर और ये आपकी बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। वी आर आउट ऑफ स्टॉक। एक चीज आप ये किसी को कन्वे कर सकते हो कि जी हम आपको चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते क्योंकि वी आर आउट ऑफ स्टॉक। और दूसरा तरफ क्या लिखा हुआ है? वी विल बी गेटिंग न्यू स्टॉक बाय टुमारो। जारी बात है ब्रैकेट में एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो कन्वे आप मैसेज वही कर रहे हो कि हमारे पास अभी नहीं है कुछ आपको देने के लिए, लेकिन आपने नहीं का वर्ड एज सच इस्तेमाल नहीं किया कि वी आर आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि हमारे पास सामान नहीं, वो कन्वे नहीं किया। नेगेटिव वे में बात कन्वे नहीं की, पॉजिटिव वे में बात कन्वे की है। इसका मतलब ये है अंडरलाइनिंग इंफॉर्मेशन तो वही है कि अभी हमारे पास नहीं है कुछ, लेकिन कल तक सामान आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो वो पहला वाला हाफ हमने नहीं डाला, हमने सेकंड हाफ से स्टार्ट किया कि जी कल तक हमारे पास सामान आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपको कल मिल जाएगा, आज नहीं। तो वो डालने की जरूरत ही नहीं कि आज नहीं मिल सकता। तो वो किस तरीके की अप्रोच आप अपना रहे हो व्हेन यू आर राइटिंग। पहला वाला भी ग्रामेटिकली ठीक है, कोई खुदा ना खास्ता आप रूड होकर या बदतमीज होकर उनको झंझोड़ कर ये नहीं बोल रहे हो कि वी आर आउट ऑफ स्टॉक चले जाओ यहाँ से, टोन ऐसी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन वो नेगेटिविटी थोड़ी सी क्रिएट कर रहा है कि आप इस चीज को पॉजिटिव की बात कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा सोच समझ कर लिखने की जो है वो प्रोफेशनली जरूरत होती है। पेज नंबर बेटा मुझे याद नहीं है आप लोगों का कौन सा है। ओके, आपका मूड क्या है? नॉट कि मूड अच्छा है कि बुरा है, वो वाला मूड नहीं। और पर्सनल और इम्पर्सनल हो रहे हो या एम्फोसिस दे रहे हो? मूड के राइट अ रिपोर्ट। विल यू राइट द रिपोर्ट प्लीज? कि what kind of tone or mood you are using when you are right like saying something। क्योंकि आप सीनियर हो, क्योंकि आप बॉस हो, तो इस वजह से आपको कोई लाइसेंस नहीं है टू बी रूड विद समवन। सामने वाला भी इंसानी है, ठीक है ना, और आप भी इंसानी हो। तो मिलते हैं ऐसे सीनियर्स, ऐसे फैमिली मेंबर्स में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो इफ दे आर ऑन अ सुपीरियर काइंड ऑफ अ लेवल, तो वो थोड़ा सा इस तरह बिहेव करते हैं। वो एक नेचुरल फिनोमेना है। ये जनरली बात हो रही है कि जो अगर यू वांट टू बी अ गुड बॉस, इफ यू वांट टू बी अ गुड कलीग, इफ यू वांट टू क्रिएट अ फैमिली काइंड ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन योर ऑफिस, तो फिर इस तरह के लोग अप्रोचेस अपनाते हैं। वरना भी होते हैं कि जो अपने आप को बॉस है तो बॉस समझ रहे होते हैं, ओनर है तो ओनर समझ रहे होते हैं, और कुछ होते हैं कि वो डाउन टू अर्थ होते हैं, तो वो अपने आप को भी इंसान समझते हैं और दूसरे को भी इंसान समझते हैं। तो ये वाली वो वाली सिचुएशन है कि आप अगर पोलाइटली थोड़ा सा बोल दो कि विल यू राइट द रिपोर्ट प्लीज। ये जो प्लीज होता है ना बचपन में सिखाते होते हैं, ये होता है मैजिक वर्ड होता है कि आपकी जो है ना काइंडली का वर्ड डाल दिया या प्लीज का वर्ड डाल दिया, कुड, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, कुड यू डू दैट फॉर मी, प्लीज ना भी डालो, तो डू दैट फॉर मी, यू हैव टू डू दिस। तो वो वाली चीज ऑर्डर लगती है, इवन तो बॉस की तरफ से आ रही हो, बंदा कहते हैं यार यार आराम से भी तो कैसा चाहता था, एक फील आ जाती है। कर दो दोगे आप काम उनको, लेकिन आप किस तरीके से रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो फिर आपके माइंड में रहती है। आप किस तरह दे रहे हो, वो भी इंफॉर्मेशन अगले बंदे के माइंड में रहती है। तो आपको ये देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ टोन एंड मूड यू आर चूजिंग, पर्सनल और इम्पर्सनल। यू विल रिसीव अ 3% रेज। ओके फुल स्टॉप ही आ गया। यू विल रिसीव अ 3% पे रेज। ये पर्सनल लेवल पे, सेकंड वाला खुद पढ़िएगा जरा।
कौन सा वाला बेहतर लग रहा है? अगर आप हो और अपने एम्प्लॉयज को रेस दे रहे हो तो क्वेश्चन यूज करोगे? गुड। ये थोड़ा सा आप जो हो ना नॉन बॉसी एटीट्यूड रखकर आप ये चीज को कन्वे करोगे उनके साथ। यू विल रिसीव थोड़ा सा ये जो है आप समझो कि पर्सनल से मुराद वो नहीं है कि आप इम्पोलाइट हो रहे हो यहाँ, लेकिन वो थोड़ा सा टू बात करें उधर कंसिडरेशन जरा ज्यादा आ रही है कि आपको आपको मद्देनजर रखते हुए या सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने सोचा कि हम आप लोगों की जो है ना वो सैलरी बढ़ा दे, तो यहाँ एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन आ रहा है कि आपके बारे में हमने सोचा। एम्फेसिस, द मीटिंग इज द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टू बी, अब ये टुडे बोल्ड में भी है और कैपिटल में भी है। क्यों? लिखना नहीं है हमने ऐसा, हम लिखेंगे नहीं ऐसा, वो यहाँ कुछ एलिमेंट के लिए जोर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हाईलाइट किया हुआ है। हम जब ये सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा टुडे स्मॉल लेटर्स में ही होने की जरूरत है। द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टू बी टुडे। एम्फोसिस दे रहे हो या जोर दे रहे हो किस चीज के ऊपर? आज के ऊपर या मीटिंग के ऊपर। अगर आपने एम्फोसिस देना है तो फिर टुडे आपका मतलब आराम से बोल दोगे और मीटिंग के ऊपर आप बोलोगे द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टुडे, द डिनर इज नॉट स्केड्यूल्ड टुडे। आप कहेंगे कुछ हो रहे के खाने पे बुला रहे हैं, मीटिंग पे आना है। तो हम अपनी टोन से ही बता रहे होते हैं कि आपने जो है वो किस चीज वर्ड के ऊपर आप अपना स्ट्रेस दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ये रिटन फॉर्म में भी माइंड में रखना है। स्पोकन में तो इजी हो जाता है, ओरल में कि आप अपने टोन से जाहिर कर सकते हो अगेन कि किस चीज पे आप एम्फोसिस दे रहे हो। तो अब आपने राइटिंग के अंदर कैपिटलाइजेशन तो बीच में आप कर नहीं सकते हो, बोल्ड भी नहीं कर सकते हो हर दफा, तो आपने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही बताना होता है अगले बंदे को कि वेयर आर यू पुटिंग द स्ट्रेस ऑन विच वर्ड और ऑन विच सेक्शन ऑफ द सेंटेंस। विकैबुलरी कौन सी यूज कर रहे हो, यानी कि वर्ड चॉइस क्या है आपकी? फ्रेजेस एंड वर्ड्स सिलेक्टेड। अवॉइड अनफेमिलियर, वेग, एम्बिगुअस, इमोशनल वर्ड्स। क्योंकि मेरी पंजाबी बड़ी अच्छी है या उर्दू बड़ी अच्छी है, फ्रेंच बड़ी अच्छी है, तो जो है ना मुश्किल तरीन अल्फाज में उसके अंदर डालो ताकि अगले बंदे पर इंप्रेशन बने। दैट इज अ नेगेटिव थिंग। अनफेमिलियर वर्ड्स, क्यों? मुझे पता है वो, क्या मेरे सामने वाले को पता? शायद ना पता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हाई लेवल का लैंग्वेज वर्ड है, तो जरूरी नहीं कि उसको भी आता हो, तो उसका के लिए आसान करो। तो अनफेमिलियर वर्ड्स का मतलब है कि सामने वाले के लिए अनफेमिलियर वर्ड तो नहीं है कोई, तो उसको हमने अवॉइड करना है। मेरे माइंड में आ गया है क्योंकि मेरी उर्दू पंजाबी या जो भी लैंग्वेज है बड़ी अच्छी है लिखने वाले की, लेकिन नहीं ये सामने वाले को शायद इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वहां सोच विचार करनी पड़ती है कि ये मैसेज है तो बड़ा सही सेंटेंस, लेकिन शायद सामने वाले को ना अप्रोप्रिएटली समझ में आए, तो मैं वर्ड चॉइस चेंज कर दूं। मैसेज वही रहेगा, सिर्फ वर्ड चॉइस चेंज हो जाएगी आपकी, अल्फाज चेंज कर दोगे। कोई एम्बिग्यूटी ना हो, यानी कि ऐसे अल्फाज ना हो कि सामने वाले को ये लगे कि आप ये कहना चाह रहे थे कि आप वो कहना चाह रहे थे, कि आपकी डबल नहीं, कि आप लिख कुछ रहे हो कह कुछ रहे हो, ऐसा तो नहीं था। तो क्वेश्चन राइज ना हो आपके रीडर के माइंड में, इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए। और वेग टर्म्स यानी कि कोई ऐसा रेलेवेंट ना हो, जर्नलाइज्ड बात आप कर रहे हो जबकि इधर आपको स्पेसिफिक होकर बात करनी थी, तो बहुत वेगली बात कर रहे हो, वो भी गलत चीज हो जाएगी। या वर्ड चॉइस आपका ऐसा है कि जो एक जर्नलाइज है जबकि आपको कोई स्पेशलाइज या स्पेसिफिक होकर उस पॉइंट के ऊपर बात करनी थी। आईटी की बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने कोई कंप्यूटर के किसी मदरबोर्ड के किसी खास चीज की बात करनी थी, तो स्पेसिफिक होना है, वेग होके बात नहीं करनी। कोई इमोशनल वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए कि अगला बंदा हर्ट हो जाए इन द सेंस। एविडेंस दैट कैन बी परसुएसिव एंड फुल। इंटरेस्ट आपने बरकरार रखना है विद द सेंस ऑफ एविडेंसेस देकर कि इंटरेस्ट आपने सामने वाले का अपनी रीडिंग में बरकरार रखना है। बहुत सी ऐसी बुक्स आप लोगों ने लाइफ में पढ़ी होंगी जो दो, मेरे साथ तो बहुत दफा 2-3 पेजेस पढ़े और उसके बाद इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा, मतलब दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने को। तो वो चीज होनी नहीं। हमारा रीडर का इंटरेस्ट हमारे मैसेज में रहे, उसके
टॉपिक के ऊपर ही हो, उसके फायदे में अगर कोई बात है तो उसके फायदे में उसको फील आए कि हाँ मेरे फायदे की कोई बात है, या जो मैंने पूछा था उसका सही तरीके से ये बंदा जवाब दे रहा है, ये फील है, उसकी इंटरेस्ट उनका बरकरार रखना जरूरी होता है। जैसे एड्स वगैरह हैं, कुछ अजीब से एड्स आते हैं, हमने देखे हैं, हम कहते हैं एड है, हम एड पे भी ध्यान नहीं दिया और प्रोडक्ट पे भी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही अच्छा होगा, लेकिन एड एजेंसी ने उस प्रोडक्ट को गड़बड़ कर दी क्योंकि एड अच्छा नहीं बनाया। तो हमने उसकी वो जिसको कहते हैं मेलोडी देखी, वो उसके सुना, म्यूजिक सुना, हमने कहा अजीब सा है, लेकिन कई दफा अजीब सा प्रोडक्ट होगा लेकिन उसका एड विजुअली, चाहे न्यूज़पेपर में है, चाहे मैगजीन में, चाहे टीवी पे एड हो रहा हो, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। पता चलता है कि जी 20 रुपए की कोई चीज है लेकिन एड उसका इतना अच्छा बनाया हुआ है। तो वही बात है, इंटरेस्ट डेवलप आपने किस तरह करना है अपने ऑडियंस का। टीवी एड्स या मैगजीन एड्स के लिए हम रीडर्स और व्यूअर्स ही ऑडियंस है ना उन लोगों के, तो आप अपने ऑडियंस को किस तरह इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उनका इंटरेस्ट किस तरह बरकरार रख रहे हो, ताकि वो आपका जो मैसेज है वो इम्पैक्टफुल, यानी कि उसका कोई असर छोड़ के जाए वो ऑडियंस के ऊपर, और आपका कोई मैसेज जो आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो तो किसी हद तक वो बंदा जो है वो परसुएसिव या कन्विंस या कान जिसको कहते हैं धरना, वो थोड़ा सा तो इंटरेस्ट शो करे ना आपके उस लेटर के ऊपर या पीस ऑफ राइटिंग पे, या अगर आप एड भी बना रहे हो तो। जिस पर हम आते हैं, एंड वी आर गोइंग टू एंड टुडेज लेक्चर, नहीं अभी टाइम है, ऑन एक ही अगेन टर्म है इंटरेस्ट से रिलेटेड, ये AIDA एक टर्म है, आई डोंट नो कि ये आपकी बुक में है कि नहीं है, हाँ सॉरी। ए से बनता है टेंशन, आई से इंटरेस्ट, डी से डिजायर, एंड ए से एक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि कई दफा मेरे साथ तो ऐसे ही होते हैं कि मैं काम कर रही हूँ या कोई टीवी लगा हुआ, कोई एड सुनने में ही अच्छा लग रहा है सिर्फ, तो मैं आके जरूर चेक करती हूँ या कोई वर्डिंग उसकी आ गई कि ये किस चीज का एड था, नया था, सुनने में आया है। तो क्या हुआ, आपने अटेंशन ग्रैब की अपने व्यूअर की या अपने रीडर की। ठीक है, रीडिंग में भी आपने अटेंशन ग्रैब करनी होती है कि स्टार्ट ही आप ऐसा पकड़ो या आपका टाइटल ही ऐसा हो कि ये मैंने देखनी है मूवी या पढ़नी है ये किताब। कई दफा होता है कि अंदर से मूवी अजीब ही निकलेगी, ड्रामा अजीब सा ही निकलता है, बुक भी अजीब सी निकलती है, लेकिन आपका जो टाइटल होता है वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहा होता है। बुक का कवर, बुक के पेजेस का टाइप भी अटेंशन करेगा, यार ये बड़े अच्छे पेजेस इन्होंने यूज किए, महंगी किताब छापी हुई है, शायद कुछ अच्छी होगी। तो ये चीजें इंटरेस्ट डेवलप करती है के साथ साथ। तो आप रीडर का बेनिफिट क्या दे रहे हो उसके अंदर, रीडर को फायदा हो रहा है कि उसने अगर कुकिंग बुक उठाई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी कुकिंग बुक मैंने कहीं ला उससे देखी बुक शॉप से, तो क्या मेरे इंटरेस्ट की चीजें उसके अंदर थी, लिखा तो पाकिस्तानी है ना, अंदर कोई कॉन्टिनेंटल चीजें अगर वो बना रहे हो कि जिसके अंदर कुछ पाकिस्तानी और 50% जो है बाकी की, तो मेरा इंटरेस्ट उन्होंने नहीं पकड़ा, टेंशन मेरी एज सच ली और फिर लेकर छोड़ भी दी उन्होंने। तो वो बरकरार रखनी है आपने उसकी अटेंशन अपने रीडर की, रीडर के इंटरेस्ट में क्या चीजें आप दे रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो भी बुक आपने बनाई है या नॉवल बनाया या डॉक्यूमेंट बनाया बनाया तो रीडर के लिए ही है ना। आपने फिर कोशिश ये करनी है कि आपके वर्ड से रीडर के दिल दिमाग में इंटरेस्ट पैदा हो कि ओके एक पेज पढ़ना, कई दफा हम जाते हैं कोई चीज देखिए पढ़िए, ओके सारे नहीं पढ़ रहे होते, हम देख रहे होते हैं, हम खरीद लेते हैं या ले लेते हैं, नेट के ऊपर को पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके वर्ड्स और पैराग्राफ्स ने हमारा इंटरेस्ट डेवलप किया होता है अपने इसके साथ। हम कहते हैं यार ये पैराग्राफ पढ़ ले फिर फलाना काम करती हूँ, मैं बस अभी जा रही हूँ, बस चाहे वो इंटरेस्ट डेवलप, तो मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ निस्बत दूसरे काम के। तो आपके वर्ड चॉइस ऐसे या सेंटेंस स्ट्रक्चर और पैराग्राफ ऐसे होने चाहिए कि अगला बंदा जो रीडर आपका है या रीडर्स हैं वो इंटरेस्ट उनका डेवलप हो उसके अंदर। आपकी डिटेल्स अच्छी होनी चाहिए, अगेन साइकोलॉजिकली यू नीड टू एट टाइम्स यू नीड टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ योर व्यूअर ऑफ योर, और जैसे कि ये एड्स वगैरह स्पेशली बड़ा करते हैं, वो बच्चों को बीच में ले आते हैं घी के एड में, और ये वो मदर्स को ले आते हैं, तो दे प्ले विद योर इमोशंस एट टाइम्स ना। जैसे मर्दों का एड बनाएंगे तो जी ये टायर लगा लो तो ऐसे उड़ेगी बाइक, तो ऐसे चलेगी गाड़ी, तो वो क्या है कि वो थोड़ा सा रिलेट, क्योंकि उनको पता है कि ये लड़कों का ही रिलेट है। अब कभी लड़कियों को हमारे यहाँ बाइक चला के वाले एड में नहीं ना देखा कि जी टायर लेके आई थी, उनको पता है कि हमारी मार्केट क्या है, हमारी नीश क्या है, हमने उस किसको टारगेट करना है। तो आपको भी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, किसके लिए मैसेज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर आपने डिजायर क्रिएट करना है उनके अंदर। अब जैसे कई दफा होता है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं या देखते हैं, फिलहाल हम नहीं खा रहे हैं उस रेस्टोरेंट में, या नहीं ली वो बुक, या नहीं लिया वो कपड़े या समथिंग लाइक दैट, फोन अभी नहीं लिया,
लेकिन एक डिजायर क्रिएट कर गया, वो आपका पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में अभी नहीं ले सकता, शायद अगले महीने, 2 महीने बाद, अगले साल चला जाऊंगा फलानी जगह, मलेशिया चले जाऊंगा, दिल तो कर रहा है, स्क्रीनशॉट लेके रख दिया, इस ट्रैवल एजेंट से बात करूंगा मैं 2-4 महीने बाद कि मैंने, तो वो क्या हुआ, उन्होंने आपके दिल दिमाग में इंटरेस्ट क्रिएट करा और फिर डिजायर क्रिएट की कि इस वक्त भी अगर आप वो काम नहीं कर सकते हो तो चलो आगे आप कर सकते हो। तो वो डिजायर क्रिएट करना भी तक भी अगर एक जो राइटर है वो पहुंच जाए ना, तो समझो आपने 75% तो अपनी अकॉम्प्लिश कर ली कम्युनिकेशन। और फिर अगर एक्शन भी ले लेता है आपका रीडर, वो काम चीज पढ़, तब आपने 100% अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर ली है। कि आपने उसके अंदर अटेंशन पहले ली, फिर आपने उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, फिर कुछ करने की डिजायर पैदा की, चाहे वो बुक के पढ़ रहे हो कि जी एक्सरसाइज की बुक है, तो अब आप कहते हैं बस मैं अगले महीने या अगले हफ्ते जाके ना जिम की मेंबरशिप लेने लगा, तो डिजायर क्रिएट की। और ये भी हो सकता है कि जब पैसे लग जाएंगे मेंबरशिप में तो फिर जाओगे भी कि जब पैसे भी दे दिए, फिर एक्शन ले लिया, फिर जाहिर बात है उसका बेनिफिट नजर आएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है AIDI के नाम से, कि जो आप क्रिएट करते हो अपने ऑडियंस या अपने रीडर या अपने व्यूअर के, वो ऑडियंस आपका कुछ भी हो सकता है, हमारे लिए फिलहाल वो रीडर ही है क्योंकि हम राइटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। इधर तक क्लियर है? अच्छा, अब MCQs की बात करूं, जैसे आप लोगों को मैं दूंगी, फर्स्ट टेस्ट तो बहुत ही इजी होता है। अब जैसे आइडिया, ये यानी कि AIDA स्टैंड्स फॉर, और नीचे ABCD ऑप्शंस में एक ऑप्शन ठीक होगा कि ए से क्या बनता है, आई से क्या बनता है, और बाकी 3 ऑप्शंस आपके गलत होंगे। सेम इज द केस विद PRCM मीन्स, और नीचे एक ऑप्शन ठीक होगा और गलत होंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन ही गलत होंगे, और फिर आपको एक 5वां ऑप्शन दे दिया गया हो, नन ऑफ द अबव। ये सिर्फ हम नहीं दे रहे, वहां भी आ जाता है, पेपर में भी आ जाता है। मगर अगर किसी MCQ में नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन है, तो उसको क्लिक बगैर सोचे समझे नहीं करना है। ये ट्रिक करने के लिए भी हो सकता है, सही या उन्होंने सही आंसर दिया हुआ हो और आपको दे दिया नन ऑफ द अबव, आप कहोगे अच्छा नन ऑफ द अबव दिया हुआ, इसका मतलब उन्होंने आंसर तो ठीक दिया हुआ ही नहीं होगा, नन ऑफ द अबव को क्लिक कर दो, पता चला बी आंसर ठीक था। तो ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव को बगैर बाकी ऑप्शंस पढ़े हुए क्लिक नहीं करना। वो असली में भी हो सकता है कि वाकई ABCD में कुछ भी नहीं था, और कभी ये भी हो सकता है कि भी डाला हुआ हो। तो इस वाले यहाँ के टेस्ट में भी और वहां के टेस्ट में भी ऐसा होता है, तो वो ज्यादा खुश नहीं होना उससे, ठीक है। अब जैसे 4 स्किल्स की बात हो सकती है आपकी, के प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है, रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है। कि रिसेप्टिव स्किल इंक्लूड, नीचे चारों स्किल्स दी हुई होंगी, अब एक साथ में इकट्ठे करके कि जी रिसेप्टिव ये होती हैं और वो प्रोडक्टिव ये होती है, तो उसको फिर आपने इस तरह क्लिक करना होगा। MCQs बेस्ड है तो इट्स गोइंग टू बी इजी, और पहला टेस्ट तो इजी ही होता है। अच्छा, इसके ऊपर हाँ मेरे ख्याल से ये ही है बस, हाँ 2 स्लाइड्स ही रह गई हैं। अप्रोचेस या मेथड्स इसको आप कहोगे, कि क्या अप्रोच अपनाने लगे हो कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करते वक्त या ओरल कम्युनिकेशन में, हम राइटिंग की ज्यादा बात करेंगे। एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, या डायरेक्ट मेथड कहते हैं उसको, या डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं, और एक इनडायरेक्ट अप्रोच होती है और एक इनडायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। दो बेसिक तरीके होते हैं, इनमें फर्क ये है, आपके सामने लिखा हुआ है, यूज फॉर गुड न्यूज और न्यूट्रल न्यूज। जब आपने किसी को कोई खुशखबरी सुनानी हो या नॉर्मल कोई खबर सुनानी हो, तो आप डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट मेथड को यूज करते हो अपना पीस ऑफ राइटिंग करने के लिए। और अगर आपने कोई सैडनिंग, कोई नेगेटिव न्यूज, कोई बैड न्यूज देनी है, खबर सुनानी है, तो फिर आप इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हो। ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो शायद कॉमन सेंस में आपको समझ में भी आ जाए, कि अगर हमसे कोई घर में गलत काम हो जाए, अम्मी का बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज तोड़ दी होगा किचन के अंदर, तो डर डर के बताओगे ना अम्मी को जाके, या फौरन खुशी खुशी जाके, पता है वो आपका जो शादी का सेट था ना वो मेरे से सारा का सारा टूट गया। तो जरा से अम्मी का मूड देखकर, वो सामने वाले क्या है, अम्मी है सामने ऑडियंस, उनका मूड देखकर कुछ बताओगे। सेम गोज फॉर द बॉयज, अगर कोई गड़बड़ हो गई है, अब्बू की गाड़ी खुदा ना खाता इधर उधर लग गई है, या भाई की कोई, तो फौरन नहीं ना बताओगे मैं गया था, वो पता है आपको क्या हुआ, तो ये हुआ। तो यूजुअली तो यही होता है कि कितने भी क्लोज हो, अगले बंदे को शॉकिंग न्यूज फौरन नहीं ना देते हो। तो कोई खुदा ना खास्ता फौत हो जाए,
तो आप एकदम पता है कि ये क्लोज रिलेटिव है, एकदम उसको नहीं वो खबर सुनाते, थोड़ा सा जो वो हॉस्पिटलाइज थे और ये और वो समथिंग लाइक दैट। तो उन सारी चीजों को जो आपने एक दो सेंटेंसेस अभी मेन खबर देने से पहले बोले हैं, उसको बफरिंग बोलते हैं, जो कि आईटी की टर्म में भी यूज होता है कि जब हमारा कंप्यूटर नहीं हुआ होता, वो अपना अंदर काम कर रहा होता है, तो वो बफर कर रहा होता है। तो ये बफरिंग कहलाता है कि एक से दो जुमले अभी आपने बुरी खबर या मेन खबर देने से पहले जो लिखे हैं या बोले हैं, वो आपकी बफरिंग होती है। तो फिर उसके बाद आप जाके जो है अपनी बैड न्यूज या नेगेटिव न्यूज या सैडनिंग न्यूज देते हो। दैट गोज फॉर इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर डायरेक्ट अप्रोच है, अब पहले दफा में आप लोग पास हो जाते हो, वाओ नंबर से पास हो जाते हो इंशाल्लाह, तो क्या हेजिटेंट होके खबर दोगे दोस्तों को या किसी को? फौरन जाके पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, ऐसे ही वाला सिस्टम होता है। या कोई अच्छी चीज अगर आपने की है तो आप फौरन ही बताओगे। तो अगर कोई गुड न्यूज या कोई नॉर्मल न्यूज दे रहे हो कि अम्मी मेरा रिजल्ट निकल आया, मैं पास हो गया, आपको पता है कि दिल में था कि खुदा ना खास्ता मैं फेल हो जाता, लेकिन शुक्र है पास हो गया, तो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल खबर हो जाएगी। तो अगर कोई न्यूट्रल खबर है जिसमें ना कोई बुरी बात है ना कोई अच्छी बात है, ओके बात है, कल मैं आऊंगा आपकी तरफ, फिर चाय पे बैठते हैं, तो उसमें ना कोई बुरी बात है ना कोई अच्छी बात है, तो समथिंग लाइक दैट। तो देन यू यूज द डायरेक्ट अप्रोच। चाहे वो आपका मैसेज बहुत छोटा है, चाहे वो आपका मैसेज बहुत बड़ा है, आपने दोनों ही को यूज करना है। अगर नेगेटिव या सैडनिंग न्यूज है तो इनडायरेक्ट अप्रोच, स्टार्ट में एक दो सेंटेंसेस आपने बोलने या लिखने हैं टू फॉर द सेक ऑफ बफरिंग, टू प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर योर ऑडियंस फॉर द अपकमिंग बैड न्यूज, एंड देन यू आर गोइंग टू ब्रेक द बैड न्यूज टू देम। और अगर कोई गुड न्यूज है तो स्ट्रेट अवे आप बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। ये वाली स्लाइड आई एम श्योर आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस कल, है ना? शायद पीपीटी ही शेयर की है मैंने, पीडीएफ मेरे पास इसमें थी, उधर नहीं थी तो। अच्छा, ये दोनों स्लाइड जो है ना, आप लोगों ने खुद इसको देखना है। ये आप लोगों का काइंड ऑफ आज का होमवर्क हो जाएगा। समझ में आए तो मेरे से पूछ लें। और ये वाली जो स्लाइड है ना, ये इसमें से जो दो तीन चीजें, स्पेशली ये वाला एक इंटरेस्ट डेवलप करने वाला जो आईडा हमने पढ़ा, AIDA, और ये दो स्लाइड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि आपने फिर उसी तरीके से अपने लेटर्स को और ईमेल्स को लिखना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा कि मैं नेगेटिव न्यूज में जा रहा हूँ कि पॉजिटिव में। आप लोगों के साथ कोई पॉजिटिव टॉपिक शेयर कर दिया जाएगा, कभी कोई ऐसा टॉपिक शेयर कर दिया जाएगा जिसमें आपने सामने वाले को नेगेटिव न्यूज भी सुनानी है। तो ये दोनों अप्रोचेस हमारे माइंड में होनी चाहिए कि मैंने किस तरह केटर करना है अपने इस टॉपिक को, क्योंकि हर जगह एक ही चीज आप यूज नहीं कर सकते हो, डिफरेंट अप्रोचेस होंगी। तो ये दो स्लाइड्स आप लोगों के लिए होमवर्क की हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई क्वेश्चन बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बेटा एमसीक्यूज बेस्ड जो टेस्ट है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाता है, और आप लोगों के साथ टाइमिंग्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो अपलोड हो गया है और इतने टाइम के लिए ही अपलोडेड है। उसके बाद अगर आप अप्रोच करोगे गूगल क्लासरूम को तो आपको वहां टेस्ट नहीं मिलेगा। टाइमिंग भी बता देते, फॉर एग्जाम्पल 1 से 3 बजे तक अवेलेबल आपको, तो आपने उसी टाइम फ्रेम में वो टेस्ट अपना करना होगा। 3 बजे के बाद टाइमर लगा हुआ होता है तो वो वहां से हट जाएगा आपका टेस्ट। तो वहीं इंस्टेंटली आप को जब आप फॉर्म में अपना एमसीक्यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली वहीं आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, और इनकरेक्ट आंसर्स अगर हुए तो उसका करेक्ट जवाब भी मिल जाएगा उसी वक्त जैसे ही सबमिट का बटन दबाते हो। एनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? और जस्ट इन केस कि अगर क्लास में किसी वजह से नहीं कोई चीज पूछना चाह रहे हो तो बाय ऑल मींस मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो या वॉइस नोट छोड़ सकते हो कि मिस ये चीज समझ नहीं आई, बट क्लास में नहीं पूछना चाह रहा था या चाह रही थी, ठीक है? तो यू कैन डू दैट। कभी कभी होता है बंदा हेजिटेंट होता है, तो इट्स ओके। इंशाल्लाह कल मिलते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज ऑनलाइन स्टूडेंट्स।